हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। विशेषकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं छात्र, वो और भी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे पास केवल 9 दिन का समय बचा हुआ है। तो 9 दिनों में जितना भी पढ़ लेंगे वही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसको जितना अधिक से अधिक आप प्रिपेयर्ड कर सकते हैं उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यही मार्क्स आपके बढ़ाएगी। और जो जीएस है, जीएस पोर्शन सबको नहीं आती रहती है, और जिसको आती भी है वो भी नहीं फंसा पाता है पूरा का पूरा। तो 3 सब्जेक्ट आप पकड़ के चलेंगे तो आपका मार्क्स 100% अधिक से अधिक आएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब में, और ये मेरा लोगो है मेरे चैनल का। ये है @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर 4251। इस नाम से आप ढूंढेंगे, इसको डाल के ढूंढेंगे यूट्यूब में तो सबसे पहले मेरा चैनल दिख जाएगा और ये लोगो रहेगा। आइए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने 5 वीडियो डाल चुका हूँ, ये 6वां वीडियो है। ऐसे ही है कुछ, तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस कराए गए हैं, आपको लग रहे होंगे कि ये हमारे एग्ज़ाम से बाहर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारे एग्ज़ाम से बाहर है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग तो दिख रहा है लेकिन बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर डाल देता है। जब भी पेपर बनाता है तो सोचता है कि लॉन्ग तो है नहीं, ये सिंपल वे से आ जाता है, तो इसको डाल देता है। केवल आपको देखने में लॉन्ग लगेगा, आप छोड़ के चले आएंगे उसको। इसलिए कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो आप आसानी से वहाँ कर लेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या रहा है। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च कितना है? 720 रुपए था। अगले 4 महीनों में औसत 695 रुपए था। और अंतिम 5 महीनों में औसत कितना है? 732 रुपए था। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत इतना करता है 16,632 रुपए, तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देखिए। 3 महीनों में मासिक औसत दिया हुआ है, 3 महीनों का खर्च। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब औसत दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, वही करके यहाँ पे निकाला गया है औसत। अर्थात 3 संख्याएं हैं जिनका औसत इतना है, या फिर 3 संख्याएं रही होंगी, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, और ए बी सी का योग करके बटे 3 करके निकाला गया तो इतना प्राप्त हुआ। अब यदि ए बी सी का हम कुल योग ज्ञात करना चाहेंगे तो जो बटे में रहेगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, योग। तो देखेंगे 3 महीने का योग क्या आ रहा है, 3 महीने का योग क्या आ रहा है उसके खर्च का। 3 मंथ्स में कितना, 720 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ गया, 6 आ गया, 7 3 21 आ गया, अर्थात 2160, 2160 रुपए। फिर 4 महीने का क्या हो जाएगा, 4 मंथ्स का क्या हो जाएगा, कितना दिया है 4 मंथ्स का, 695। जब 695 दिया है 4 महीने का तो इतने में कितना खर्च हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, 4 9 36, 2 38, 8 3 6 चौको 24, 3 27, इतने रुपए हो गए। और 5 महीने में हो जाएगा, ये कितना दिया है, 732, तो ये हो जाएगा 732 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 16, 35, 1 36। ठीक है, अब इसको टोटल हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हम टोटल ऐड करेंगे, 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने दिया हुआ है,
तो इस पे कह के आ रहा है टोटल खर्च कितना करता है, 3 महीनों में इतना करता है, इतने रुपए करता है, 4 महीनों में 2780 रुपए खर्च करता है और 5 महीनों में 3660 रुपए खर्च करता है। ये सारे के सारे क्या है, रुपीज हैं, इतना खर्च करता है। तो अब निकालेंगे कि कुल खर्च कितना करता है और कितने समय में, 5 4 9 3 12, एक साल में कितना खर्च करता है, अर्थात 12 महीने में कितना खर्च करता है। टोटल इसका खर्च निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, 6 6 12 8 20 की 0 हो गया, और 6 2 8 1 9 9 7 16 की 6 हो गया, 2 दूनी 4 4 3 7 1 8, कितना आया, 86, 8600। ठीक है, इतना आ गया आपका खर्च। अब इसमें कह क्या रहा है, ये तो हमारा आ गया खर्च, कितना आ गया खर्च, ये कितने का आया है, 12 महीने का खर्च आया, तो 12 महीने तो दोनों में लगा रहेगा। फिर कह रहा है इस पे यदि पूरे वर्ष में कुल बचत कितनी किया है, ये बचत कुल किया है कितनी, 1632 रुपए की। अब इस पे क्या करेंगे हम, परिवार की औसत मासिक आमदनी, तो इस पे आमदनी निकालेंगे। आमदनी का मतलब क्या होता है, टोटल वेतन कितना पाता है या टोटल आमदनी कितनी हो रही, कितना कमा रहा है, ये पूछ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बचत इतना दिया हुआ है और खर्च इतना है, तो बचत और खर्च जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, आमदनी आ जाएगी। जब दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं चालू करने के लिए, कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो गया, और 6 6 12 हो गया, 8 1 9 1 10, जीरो 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 रुपए, कितने रुपए हो गए, कितना हो गया, 10,232 रुपए हो गए। अब इसमें निकालना क्या है, तो परिवार की औसत मासिक आमदनी, ये कितने महीने की है, 12 महीने की है, 12 महीने का क्या आया है, ये आमदनी। तो मासिक औसत मासिक आमदनी, औसत को लिख लेते हैं, एवरेज बना लेते हैं, एवरेज मासिक आमदनी, तो इसको हम कहेंगे औसत मासिक आमदनी बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना दिया हुआ है, 10,232 बटे 12, अर्थात 12 महीने का है। जब निकालेंगे, औसत निकालेंगे, जो ये एवरेज लिखा हूँ ये औसत है, जब हम औसत निकालेंगे, ठीक है, जब हम औसत निकालेंगे तो कितने महीने का है, टोटल 12 महीने का, तो 12 महीने करेंगे। अब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे 96, 8 बार गया, 96 आया, 6 63 हो गया, अब 12 पंचे 60 हो गया, 32 हो गया, 12 2 24, 12 3 36, 24 और यहाँ पे 32 आ रहा है, आप लोग ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे 32 बच रहा है और कह के आ रहा है 12 3 36 और 12 2 24, तो 24 से ज्यादा अधिक है और यहाँ कितना कम है, केवल 4 ही कम है। अगर यहाँ देखेंगे हम तो 8 अधिक है, तो हम नियर अबाउट रख लेंगे, अर्थात 36 वाला करके 4 3 रखेंगे, 32 का रखेंगे 3, ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे कितना, 3 8 चौक 32, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये लगभग में आएगा, ये हमारा लगभग में आएगा, पूर्णतया नहीं निकलेगा क्योंकि दशमलव में चला जाएगा, ये इतने रुपए। इसकी औसत मासिक आमदनी कितनी है, इतने रुपए है, 853 रुपए मासिक औसत आमदनी है। तो ये क्वेश्चन केवल ऐसे ही लगेगा, पहले 3 महीने का हम देख लेंगे कितना है, टोटल खर्च निकाल लेंगे, 4 महीने का टोटल खर्च निकाल लेंगे, 5 महीने का टोटल खर्च निकाल लेंगे। अब खर्च को जोड़ लेंगे और जितनी बचत करता है उसको जोड़ लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारा, ये आमदनी मिल जाएगी, टोटल आमदनी, कुल आमदनी मिल जाएगी। अब इसको हम निकालेंगे औसत मासिक आमदनी, तो टोटल 12 महीने है, तो 12 महीने में कितना करता है, कितनी आमदनी है इसकी, आमदनी का औसत कितना है, 853 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अर्थात पहला क्वेश्चन आपका सही है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक काम को ए और बी क्रमशः 16 दिन, ए और बी क्रमशः 16 दिनों में 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम आरंभ किया था और 4 दिनों के बाद, 4 दिनों तक ए काम किया है और फिर 4 दिनों के बाद क्या होता है, बी भी शामिल हो गया और काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। बी ने काम कितने दिनों तक किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी वही वैसे ही लगेगा, सेम पैटर्न वैसे ही है जैसे कि ए और बी। ए कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में, बी 18 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 144। सोलह नहीं, 144, ठीक है, 144 आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा इतना ही रख लीजिए, जैसे 16 रख लिए और 18 रख लिए। तो आप देखिए कि 16 ये केवल 2 से कटेगा और 16 पूरा पूरा किससे कटेगा, 4 गुणे 4 से। तो इसमें जो 2 है ये इसको काट देगा तो बचेगा कितना, 9। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 16 नहीं हम 144, ठीक है। तो ये एलसीएम आपका ऐसे हो जाएगा। अब कितना आया, 144 आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, 16 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा, 16 नहीं में 144, 18 अट्ठे 144 तो 8, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इस पे कह क्या रहा है, इस पे कह रहा है 4 दिनों तक ए काम करता है, अकेले काम करता है, तो इसको हम 4 दिन तक का काम करा देते हैं। 4 9 36 हो जाएगा। ये 36 पार्ट करता है, 4 दिन में 36 पार्ट करता है। तो कितने पार्ट अब काम बचा हुआ है, इसको हम यहाँ से घटा लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 8 0 1 108, 108 पार्ट काम बचा हुआ है जो कि कौन करेगा, बीबी शामिल हो गया। अब काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, पूरे शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा जब बी जुड़ा रहेगा। तो इन दोनों का काम पहले निकालेंगे एक दिन का, ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 9 8 17। जब ये एक दिन में 17 पार्ट काम करते हैं दोनों, तो 108 पार्ट काम करने में कितना समय लगाएंगे, तो 108 बटे 17 ये कर लेंगे हम। जैसे ही ये करेंगे तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे, 17 छंगम 102, 17 छंगम 102 हो गया और बचा कितना, 6 60 हो गया, 17 3 51, 17 3 51 हो गया, 9 हो गया, 90 हो गया, 17 पचे 85, 5 बार गया। या फिर आप यहीं से छोड़ना चाहते हैं, 3 बार ले जाके आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, 5 दिया हुआ है, 6 5 दिया हुआ है, 6 3 दिया हुआ है, अर्थात आपका पहला आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिन। इतने दिनों में ये पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा वही है, पैटर्न भी हमारा वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा बस, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान जो खुद के 7% से इतना अधिक हो, 1.86 अधिक हो, वो है। सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, वो है। अब जैसे कि कह रहा है खुद के, मान लिया गया यक्स से आप लगाना चाहते हैं, तो माना कोई संख्या यक्स है, बराबर हम करेंगे तो यक्स के 7%, क्या कह रहा है, मान जो खुद के 7% से अधिक है, ठीक है। 7% से अधिक का मतलब 7% हो गया इसका। अब अधिक है कितना, 1.86, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, या तो इसको हम सॉल्व कर लें, इधर लाएंगे पक्षांतर करने पे सेम वही आएगा, या इसको हम एक लाइन में रखना चाहते हैं तब हम कैसे रखेंगे, ये देख लेते हैं। कितना अधिक है, सबसे पहले देखेंगे 1.86 कितना अधिक है,
1.86। अब किससे अधिक है? मान जो खुद के 7% से अधिक है, 7% से यदि अधिक है तो कितना हो जाएगा ये? 100 होता है, तो 100 से कितना हो जाएगा? 7%। 7% अधिक है, खुद के मान से 7% अधिक है। अधिक या कम कब होता है? जब हम घटाते हैं तभी अधिक या कम होता है, तो 7 हो जाएगा बटे 100 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, बटे का बटे क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.86 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा ये? 93। अब 2 जीरो यहाँ पे हैं और 2 के बाद दशमलव लगाया, तो हम दशमलव यहाँ से हटा देंगे, जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 9 93 दूना 186, अर्थात 2 हमारा आंसर हो गया। अब यदि हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी वही कहलाएगा। इसको लाएंगे इधर और फिर सीधा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में से 7 गए, कितना आ जाएगा? 91 बटे 100। 100 का सीधा हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 91 का भाग दे देंगे, सॉरी 93 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या किए हम? जब कम या ज्यादा पूछ रहा है, इतना खुद के 7% से अधिक है, 7% से खुद के 7% से अधिक है। मतलब कैसे अधिक है? ये 7% हो गया और ये खुद हो गया और ये खुद का 7%, इसके बटे 100 करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई तिरछा हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा? ये माइंड में समझने वाली बातें हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम दिमाग में सॉल्व करके इतना हम रख के आंसर कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 2 दिन। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आपको फंसा देगा। अगर आप नहीं ऐसा क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम में आ जाएगा तो फंस जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है। 10% ऐसा माल उसको मिल गया है कि उसका माल खराब है 10%, जिसको बाजार में हम बिल्कुल बेच ही नहीं सकते, बिल्कुल सड़ गया है, बेकार हो गया, उसको फेंकना ही पड़ेगा, तो वो फेंक देता है। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? जो सामान बचा हुआ है, जैसे वो 100 रुपए का खरीद के लाता है, माना 100 रुपए का वो खरीद के लाया और 10% माल उसका बेकार हो गया, 10% माल बेकार हो गया, उसको फेंक दिया और बचा कितना? 90%, अर्थात 90 माल। 100 चीजें लेके आया, 100 माल लेके आया, 10% बेकार हो गया, मतलब 10 बेकार हो गया, बचा कितना? 90। और जब 10 फेंक दिया तो उसको हानि कितनी हो गई? 100 में से 90 बचा है तो 90 को घटाएंगे, कितनी हानि हो गई? 10। या फिर देख सकते हैं 10% है तो कितनी हानि? 100 मान लिए तो 10% का 10, तो कितना हो गया ये हानि? 10 की, 10 रुपए की हानि हो गई। अब 10 रुपए की हानि को भरने के लिए वो 90 जो उसका माल बचा हुआ है, 90 को कितना रेट और बढ़ा के बेच दे कि उसकी जो हानि हुई वो बराबर हो जाए। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे 10% है, 10%, तो 10% का हम परसेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1/10, ये आ गया 1/10। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे दिया हुआ है ये आपका एक, ये ऊपर 10% था, मतलब एक माल हमारा क्या हो गया? खराब हो गया। टोटल कितना है? 10 है। 10 में से क्या हुआ? एक माल खराब हो गया, कितना बचा? 9 माल शेष बचा, जो कि अच्छा है। अब कह क्या रहा है कि 9 माल में जो 9 बचा हुआ है, इसमें से कितना खपत करे, मतलब इसका कितना मूल्य बढ़ा दे, कितने प्रतिशत बढ़ा दे, जिससे कि उसकी जो क्षतिपूर्ति हुई है वो बराबर हो जाए, मतलब उसको कोई नुकसान ना हो, जितने का खरीदा उतने का ही बेच दे, कोई नुकसान ना हो, या फिर जितना खरीदा उससे अधिक का बेच दे, उसका नुकसान ना होने पाए। कहने की बात ये है। तो कितना ये कितना शेष बच रहा है? 9, और हानि कितने की हुई है? एक की हानि हो गई, कितने में? 9 में। अब इसी का परसेंट हमें निकालना है, 100%। कितना? एक की हानि हुई, किससे? शेष बचे हुए 9 में। निकालना किससे है? शेष बचे हुए 9 से। एक हानि को हमें निकालना है, हानि जो हुई है उसको हमें बराबर किससे करना है? 9 से। जब 9 से लग जाएगा तो बटे 9 करेंगे और 100 करेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 100/9। तो बराबर कितना आ जाएगा? 99.1। ठीक है, तो ये हमारा
आंसर आ जाएगा। है कोई आंसर? एक एक कितनी भी बार ले जाएंगे वो उतना जाता ही रहेगा। तो ये हो गया इतना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन सारे के सारे आपके अच्छे हैं, बस यही है थोड़ा समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए लैंग्वेज तो आराम से हो जाता है, कुछ नहीं है, केवल एक लाइन में हो गया है, आपको केवल देखना है, करना है। या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 10% है टोटल माल, मान लिए हम 100, 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, शेष कितना बचेगा, 90 बचेगा। और 90 में से हानि कितनी हो गई, 10 की। 90 में 10 की हानि हो गई है, तो ये हानि रखेंगे, हानि कितना 10, इससे 90 में अब हमें पूरा करना है और इसी का प्रतिशत निकाल लेना है। बस 0 0 कट गए, बात वही हो गई। आप चाहे तो ऐसे निकाल लें, आप चाहे तो ऐसे निकाल लें, बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली। ए को उसने 5% ब्याज दिया और बी को 7% ब्याज 7% का ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज, एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा कुल दिया गया ब्याज 160 रुपए है, तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको चाहे तो एक्स मान के लगा सकते हैं, और नहीं लगाना है एक्स मान के तो मैं इसको बताता हूँ मिक्सचर से। जो आप मिक्सचर पढ़े होंगे, आज मैं उसको भी अप्लाई करता हूँ इसमें। मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में हम अप्लाई करेंगे। और अनुपात एक ऐसी चीज़ है, उसको तो हर जगह हम अनुपात यूज करेंगे। जैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल में भी अनुपात आएगा, दो क्षेत्रफलों का अनुपात या फिर किसी का अनुपात, तो अनुपात हर जगह यूज करेंगे। वैसे ही मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम हर जगह लगभग हर जगह यूज कर सकते हैं, यदि हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, कैसे यूज करना है, तो हर जगह यूज करेंगे। अब देख लेते हैं ब्याज, कुल ब्याज कितनी आई है 1600, और टोटल कितने से आई है 2500 अर्थात 2500 से। तो इसका परसेंट निकाल लेंगे, कितना प्रतिशत, क्योंकि ये ब्याज ये परसेंट में दिया है रेट, ये रेट दिया है, तो टोटल हम निकालेंगे इसका परसेंट, तो क्या आएगा रेट आएगा। अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25 अर्थात 10 आ गया, और 25 चौके 100 4, 16 चौके 64, कितना आ गया 16 चौके 64 बटे 10 बराबर कितना आ गया 6.4। ये 6.4 क्या आ गया, मेन एक्चुअल रेट, मेन एक्चुअल रेट आ गया, वास्तविक रेट आ गया जो बीच में रहेगा। अब इसमें 5%, इसमें कह रहा 5% किसको दे रहा है, ए को, और बी को कितना दे रहा है 7%, और टोटल आ कितना रहा है, कितने प्रतिशत हम निकाले हैं अभी 6.4%। अब देखेंगे इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाए, ये वाली संख्या से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.4, और इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.6, कितना आएगा 0.6। अब दशमलव इधर है, इधर एक अंक बाद है, हटा देंगे तो बचा कितना, ये 6:14। अब इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14 बराबर कितना आ गया 3:7। मतलब कहने का ये है कि टोटल कितना आ रहा है 3:7 में। इसको जब हम 3:7 में बांट देंगे तो वही हमारा ए का मान हो जाएगा, वही हमारा बी का मान हो जाएगा। जितनी राशि ए को दिया रहेगा उतना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल है, दोनों का मिला के है। तो ये कितना आ रहा है टोटल 10 आ रहा है। अब यहाँ देख लेंगे हम कि 10 में कितना आ रहा है 2500। तो अब ए का निकालेंगे, ए का कितना है 3, तो ए का कितना हो जाएगा 3 में कितना आ जाएगा 2500 बटे 10 गुणे 3, तो 0 0 कैंसिल आउट, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, 750। तो ये आ गया आंसर। ए का पूछ रहा है, यदि यहीं पे बी का पूछा होता तो बी का हम कैसे निकालते, 10 में इतना हो गया तो 7 में निकालते, क्योंकि बी का कितना दिया है 7, तो 7 में हम निकालते तो कितना हो जाता 25 गुणे 7। अब ये 10 वाला हम कैंसिल कर दिए, 250 गुणे 7। अब इसको हम कैंसिल करके ऊपर ही समाप्त कर दिए, अब इसको नहीं बार बार कैंसिल कर। अब आप इसको बस मल्टीपल कर लीजिए, 7 5 35, 2 आ गया, 7 2 14, 14 2 16, सॉरी 2 नहीं 3 होगा,
7 पचे 35 की 5 और 7 दून 14, 14 3 17, 1750। ये आपका आंसर हो गया बी। और पहला आंसर क्या है 750, मतलब ए का पूछ रहा है तो ए का मान 750 है, बी का मान 1750। या फिर 750 को आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2500 से आप घटा देंगे तो ये बी का मान निकल आएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 320 छात्रों ने आवेदन किया, ये आवेदन करने वाले छात्र हैं 320, और 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, 230 छात्र क्या हुए, पास हुए। ये क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, पास इतने किए। अब कितने हुए, 90 आ गया। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन आवेदन किया, इन्होंने पास किया, तो बचा कितना, शेष कितना बच गया, शेष हो गया 90। तो जब इतने पास हो गए इतने में, तो फेल कितने हो गए, 90। अभी हम इसको केवल मानेंगे कि ये फेल हैं, ठीक है, इनको मानेंगे फेल हैं, और ये वास्तव में फेल ही रहेंगे। चाहे परीक्षा में सम्मिलित होकर फेल हो जाइए या फिर आप परीक्षा से बाहर भी हो जाएंगे, जैसे परीक्षा नहीं देने गए तो भी आप फेल ही माने जाएंगे। तो फेल कितने हमारे, 90। अब 90 क्या है, इसको भी आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। परीक्षा पास की और बचे कितने, 90 में से 11.11% में से 11.11% अर्थात 100, ठीक है। ये कैंसिल बराबर कितना आ गया, 11.99। 1 दशमलव बाद हटा देंगे, 11.99 आ गया। अब बटे 10 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, अर्थात 9.9 परीक्षा पास नहीं कर पाए। ये परीक्षा पास ही नहीं कर पाए, मतलब ये वास्तविक रूप से फेल हो गए हैं। ये कैसे फेल हो गए, पेपर में शामिल होने के बाद। ये पेपर में शामिल होने के बाद, पेपर में शामिल होने के बाद, ये कैसे वाले फेल हैं, पेपर में शामिल होने के बाद वाले फेल हैं, फेल हो गए। अब आप लोग ये सोचिए, ये व्यक्ति हैं, कभी 9.9 या 8.5 में नहीं रहेंगे। अगर हैंडीकैप्ड भी है, आधी विकलांगता भी है, तो भी वो आदमी एक ही गिना जाएगा, एक आदमी एक गिना जाएगा। और यदि वो विकलांग है तो उसको ये नहीं कह सकते कि 0.5 है, ये व्यक्ति 0.5 है, वो हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो इसको हम एक गिनेंगे, अर्थात 9.9 हो गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 10। इसको हम क्या मान लेंगे, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो फेल हैं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा देने के लिए हाजिर नहीं हुए। अब टोटल कितने फेल हैं, 90 तो फेल हैं, लेकिन जो परीक्षा में शामिल होकर फेल हुए हैं 10, तो बराबर क्या हुआ, 80 कैसे फेल वाले हैं, जो पेपर देने नहीं गए, मतलब अनुपस्थित रहे। ये अनुपस्थित रहे। तो आप लोग देख सकते हैं आंसर निकालने में इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ, जिसको केवल लगाना रहेगा ये नहीं लिखेगा, सीधा इतना लिखा, फेल हो गए, फेल में इतने % आ गए, अर्थात कितने बच्चे हो गए फेल मेन पेपर देके, और शेष कितने बच गए, 80, इतना ही करके वो छोड़ देगा। तो ये आपका आंसर हो गया, उपस्थित। अब आप क्वेश्चन देख के कह सकते हैं कि आंसर निकालना आसान है, बल्कि क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और कोई जैसे तोप रख दिया हो, या फिर कोई बड़ा मकान हो जिसको चढ़ना है अभी, और क्वेश्चन कितना लगाना कितना आसान है, जैसे ऊपर से कूदना। तो सेम वैसे ही है कि क्वेश्चन आसान है लगाना, बल्कि क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा। कितना आ गया आंसर, 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छात्रों के A, B और C 3 समूह हैं, और हर एक समूह में क्रमशः
40 छात्र, 50 छात्र, 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है ए में, और बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 60 है। यदि सभी तीनों समूहों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? जैसा कि मैं आप लोगों को शायद मुझे लगता है 2 वीडियो या 3 वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन मैं कराया हूँ। थोड़ा सा पैटर्न चेंज था उसका, नहीं सेम ऐसा ही था। किसी में ऊपर वाला ज्ञात करना था, किसी में नीचे वाला ज्ञात करना था, किसी में कुछ, लेकिन पैटर्न यही था। ये क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, इसको हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इसको आप करेंगे, यकीन मानिए सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको यही लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, जितना मैं अभी तक औसत में आपको बताया हूँ कि आपको मानना क्या है, सभी को बराबर मानना है, तब जाके लगाना है। तो ये आंसर हमारा लगाने का तरीका हमारा जो रहेगा वो नॉर्मल हो जाएगा। देखते हैं कैसे लगता है ये। ए हमारा क्या है, ए में कितने बच्चे हैं, 40। ए में 40 बच्चे हैं, एवरेज कितना आता है इसका, कितना दिया हुआ है, 70, ठीक है। और बी समूह में कितने बच्चे हैं, 50, एवरेज इसका कितना है, 60। और सी में कितने बच्चे हैं, समूह बी के छात्रों का 70 है, ये 70 बच्चे हैं, और इसका एवरेज कितना है, कुछ भी नहीं है, डाट 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 अभी कर देंगे। और कह क्या रहा है, टोटल उनका औसत प्राप्तांक, तीनों समूहों को एक साथ हम शामिल कर दिए तो उसका औसत प्राप्तांक क्या हो गया, ए बी प्लस सी, इसका औसत क्या हो गया, 80। अर्थात ये 80 क्या आया है, कितने छात्रों का, इसको सीधा सीधा हम जोड़ेंगे तो 12 हो गया, 16, 160 छात्रों का, कितने का आ गया, 160 छात्रों का ये 80 आया है औसत। लेकिन हमें ये सब नहीं जोड़ना है कि 160 छात्रों का आया, कितने का आया। लगा सकते हैं ऐसे भी कि इनका जोड़ के इसके साथ मल्टीपल कर दें, इसका इसके साथ कर दें, इसका इसके साथ कर दें, और इसका मान लेते हैं कि औसत कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इसका यक्स, तो इसका यक्स के साथ कर दें, इसका इसके साथ कर दें, इसका इसके साथ कर दें, और 180 का 160 के साथ कर दें, बराबर कर दें, इनके बराबर इतना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं लगाऊंगा, आपको सिंपल वे बताऊंगा कैसे हमें करना है। आज तक जो बताता आया हूं मैं सेम वही बताऊंगा। सभी का क्या है, 80, तो हम क्या मान लेंगे, सबका 80, इसको भी मान लेंगे हम कि इसका भी 80 है, इसका भी 80 है, क्योंकि सभी का 80 माना गया है। यहाँ पे टोटल कितना है, 80, तो सबका हम 80 80 80 मान लेंगे कि टोटल 80 है। अब देखेंगे इसका है कितना, 70, कितना अधिक है इससे, 10 अधिक है, इससे कितना अधिक है, 20 अधिक है, इससे कितना अधिक है, इसका तो दिया ही नहीं है, इसका निकालना है। तो इसका हम मानते हैं अभी 80 है, मेन इसका आधार मानते हैं 80, इसका कितना अधिक है, 10। अगर ये एक बच्चे में 10 एवरेज अधिक है, एक बच्चे में 10 एवरेज अधिक है, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, वैसे ही 40 में कितना हो जाएगा, जब 5 में 50 हो जाएगा तो 40 में हो जाएगा 400, अर्थात 40 का 10 में गुणा कर देंगे, जितना अधिक है उसमें गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, इसका 400 अधिक है। कितना अधिक है, 400 अधिक है। सेम वैसे इसको करेंगे, एक में यदि 20 अधिक है, 2 में 40 हो गया, 3 में 60 हो गया, और 4 में 80, 5 में 100, मतलब प्रत्येक लड़के में या प्रत्येक व्यक्ति में 20 अधिक आ रहा है, तो 50 में कितना अधिक हो जाएगा, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 जीरो पहले के, कितना हो जाएगा। अब देखेंगे टोटल कितना अधिक है, ये टोटल कितना अधिक आ रहा है, टोटल आ रहा है ये 1400 अधिक। ये 1400 इससे जो है, ये जो हमारा एवरेज है ये अधिक कैसे आ रहा है, मतलब ये हमारे एवरेज कम है और ये वाला जो होगा ये अधिक होगा, तभी इसका एवरेज इनमें समाहित हो गया होगा। जब टोटल निकाला गया तो इनमें समाहित हो गया, तो ये कितना अधिक आ रहा है, 400, इसका कितना आ रहा है, 1000। अब टोटल कितना आ गया, 1400। तो ये जो 1400 है ये किसका वाला इनमें चला गया है, 70 बच्चों वाला। तो 70 बच्चों वाला गया है, 70 से हम भाग दे देंगे, कितना आ गया, 7 दूना 14 अर्थात 20। इसका कितना आ गया एवरेज, 20।
इसका 20 आ गया, जो ये अधिक है, जो अधिक है अधिक वाले का 20 आ गया, और हम माने कितना है इसका 80, टोटल माने कितने हैं उसका 80 माने हैं, और ये अधिक कितना है 20, तो बराबर कितना हो गया 100। ये किसका हो गया सी का, सी का एवरेज क्या हो गया, एवरेज ऑफ सी, सी का एवरेज क्या हो गया 100। यही आपका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन लगाने में लग तो नहीं रहा है कि बोरिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लगाएंगे तो और भी मजा आएगा, जितने क्वेश्चन आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के लगाएंगे उतना ही मजा आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का महत्तम समापवर्तक, ए बी दोनों का महत्तम समापवर्तक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्त कभी नहीं हो सकता है। अब जैसा कि आप लोग देखते होंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होंगे तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, प्रीवियस ईयर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि हार्ड हो, नहीं बाकी ऐसे ही रहेंगे। तो इनको भी डाल देता हूं मैं, बीच बीच लिखना पड़ता है कि ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती रहे आप लोगों की। इसको देखते हैं कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है ए और बी का महत्तम समापवर्तक 7 है और निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्त कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है का मतलब क्या हुआ, जो लघुत्तम हमारा होगा, जैसे 2 हो गया और जैसे 6 हो गया और संख्या दे दी गई 10, ये दोनों संख्याएं हैं। अब इनका यदि हम एलसीएम ले लें, एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो गया, 30 हो गया, अर्थात एलसीएम 30 हो गया। अब इनमें यदि मासा हम निकालें तो कितना आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा, इससे क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 आ गया, ठीक है। अब जो एलसीएम है वो हमेशा क्या रहता है, मासा से डिवाइड रहता है, अर्थात एचसीएफ से डिवाइड होता है हमेशा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त कौन सा नहीं हो सकता है। मासा हमारा 7 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देख लेंगे पहला वाला डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 7 दूना 14 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, सीधा सीधा डिवाइड हो गया। इसको देखेंगे, 7 दूना 14 हो गया, 28 हो गया, 7 चौका 28, 7 एकम 7, ये भी क्या हो गया डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। इसको देख लेंगे 7 से, 7 एकम 7 दूना 14, 18 हो गया, 7 दून 14, 4 46, कितना हो गया 7 दून 14, 14 1 18, 18 हो गया, 7 दून 14, 4 18, 46 हो गया, सत्संग 42 होता है, नहीं हो रहा है डिवाइड। फिर इसको देखेंगे, 7 एकम 7 65 हो गया, 7 9 63 हो गया, 63 2 7 चौक 28, ये हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक ऐसा आंसर है जो ये नहीं हो सकता, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है ये, उनका लघुत्तम समापवर्त कभी नहीं हो सकता है, मतलब 1586 कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। हमको पता है कि लघुत्तम हमेशा या सीएफ अर्थात मासा से हमेशा डिवाइड होता है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। अगला क्वेश्चन है एक टीवी, ये क्वेश्चन है जो लड़के लगा रहे हैं, अभी लगाना शुरू किए हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको देखें कैसे लगता है। 20,000 है, एक टीवी 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में खरीदा जाता है और 18,000 रुपए में बेचा जाता है। यदि हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इस पे क्या दिया हुआ है, बेचा जाता है, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हानि का प्रतिशत निकालना है तो हमें फार्मूला पता है कि हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, हानि जब निकालेंगे हम, हानि जब हानि हम निकालेंगे तो क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, 20,000 है, ये 18,000 है, तो कितना हो जाएगा 2,000 का लॉस हो जाएगा, अर्थात 2,000 की हानि हो जाएगी। अब ये जो 2,000 की हानि हो रही है ये किस पे हो रही है, 20,000 पे, तो 20,000 रख देंगे इस पे हम, ठीक है, 20,000 हो गए। अब ये क्या कर रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए करा रहा है, तो सीधा सीधा ऐसे कर देंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 और 0 0 ये 1 बराबर कितना 10%, कितना हो गया 10%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैं केवल 15 क्वेश्चन ही लेके आया हूं, और आप लोगों से फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, और
ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ 4 से 5 या 6 वीडियो जो अभी तक बन पाई है मेरी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेम यही पैटर्न रहेगा, ऐसे ही पैटर्न रहेगा, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ जैसे कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन हो गए, एवरेज के हो गए, तो सेम पैटर्न ऐसे ही मिलेगा आपको। आप लोग करेंगे, इनको करके जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि बहुत ही अच्छा पेपर था, पेपर बहुत ही अच्छा बना मैथ का, क्योंकि इससे थोड़ा सा अगर लो कर देगा तो आप लोग अगर इनको किए रहेंगे तो वो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए से बी 70% अधिक कार्य कुशल है, 70% अधिक कार्य कुशल है। जिस काम को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता था उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, अभी तक तो हम देख रहे थे डेज दे रहा था, यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले कुशलता दे दिया कि कौन किससे कितना कुशल है। अब कह रहा ए से बी 70% अधिक कार्य कुशल है। अधिक का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, ज्यादा का मतलब 70%, अधिक का मतलब हो गया तो 100 तो है ही है, लेकिन अधिक हो गया तो 70, अधिक बराबर कितना 170% कार्य कुशल है, मतलब 170% बी कार्य कुशल है। तो इसको हम कैसे अनुपात निकालेंगे, अनुपाते बी बराबर कितना हो गया 1/170% अधिक कार्य कुशल है। अब ये परसेंट है, इसका बटे है तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 है, ये कितना है 100 कार्य कुशल है। इसको या तो ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि अगर इसको यहाँ रख देंगे तो वहाँ 1 रखना पड़ेगा हमें, और जब यहाँ हम इसको रख देंगे तो वहाँ 1 रखना पड़ेगा। 170 यहाँ रखेंगे तो 1 रखेंगे, बटे 100 रखेंगे इसके, तो यहाँ हम 100 लगा लेते हैं पहले से ही, और इसको 170, ये हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अनुपात है तो अनुपात से कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 10/17। ए बी का अनुपात क्या आ गया 10/17। अब देखिए कार्य कुशलता में भी क्या आ गया, अनुपात। अनुपात हर जगह आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा अनुपात मिलेगा। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन, ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए ये कार्य कुशलता है, इफिशियंसी इसको बोलते हैं। अगर ये 10 कार्य कुशल है, 10 कार्य कुशलता से करता है 9 दिनों में, यदि इसकी कार्य कुशलता जैसे बोलते हैं पावर, एनर्जी, इसके पास 10 एनर्जी है, 10 एनर्जी का मतलब जो क्षमता है इसके पास, जो 10 की क्षमता है उतने में क्या कितना समय लगाता है, 9 दिन लगाता है समय। और कहता क्या है, जब दोनों मिल के काम करेंगे, जब दोनों मिलेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 27। अभी तक तो 10 कार्य क्षमता में कितना कर रहा था 9 दिनों में, अब 27 कार्य क्षमता में करेगा तो कितने दिनों में करेगा। आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक पुरुष, मान लीजिए कि एक पुरुष है 9 दिनों में करता है, एक पुरुष किसी काम को 9 दिनों में करते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि 10 दिन, जैसे कि एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में करता है और जो कार्य क्षमता है वो पुरुष की तरह ही है, एक पुरुष 10 दिन में करता है तो 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, एक दिन में, क्योंकि एक पुरुष 10 दिन में करेगा। जब हम पुरुषों की संख्या बढ़ा देंगे तो कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा। तो सेम वही पैटर्न यहाँ भी है, 10 में करता है तो 9 दिन लगता है, अब 27 में करेगा तो कितने दिन, जैसा कि अभी तक आपको बताया गया है कि इतने के बराबर इतना है, और किसी का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे दूसरे वाले का, और जिसका पहले का दिया हुआ उसको बट्टे में कर देंगे। लेकिन ये है आपका वर्क एंड टाइम यहाँ पे उल्टा होगा, क्योंकि 27 कार्य क्षमता से करेगा तो क्या आना चाहिए, कम दिन आना चाहिए। मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि एक में करेगा तो 10 दिन लेगा, और 10 लोग करेंगे तो 1 दिन लेंगे, मतलब कम आएगा। तो हम इसको कम करेंगे, पूरा का पूरा ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसको कम करेंगे तो बटे 27 कर देंगे, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 बराबर कितना आ गया 10/3 बराबर कितना आ गया 3 सही 1/3 क्या आ गया डेज। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 सही 1/3 दिन, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाती है मेरी, 3-4 दिन से बना रहा हूँ तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबी हो जाती है। इसको सोचता हूँ और शार्ट हो जाए और कम में हो जाए। n के 20% का 3 गुना, n के 20% का 3 गुना 12 4 8 6 के द्वारा पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह इससे विभाज्य है। n का लघुत्तम
मान क्या होगा, n का छोटा से छोटा मान क्या होगा कि जब n का हम छोटा से छोटा मान इस पे रख दें, ये बन क्या रहा है, इसको पहले बना लेते हैं, n का 20% का 3 गुना टोटल क्या बन गया, ये बन गया, अर्थात 6n 3 दूना 6/10 इतने का कह रहा है। इतना जो n है, अब ये n है, n क्या कहता है कि 12, 4, 8 और 6 के द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, पूरी तरह से इससे विभाजित हो जाएगा। तो n का मान कितना रख दें कि ये पूरा का पूरा जो है पूरा इतने से विभाजित हो जाए। तो अब इसको हम देखेंगे, इधर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, टोटल का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 4 छंग 24, 8 त्रिक 24, तो क्या हो जाएगा 24, ये 24 हो गया। तो इसको हम क्या रखेंगे, 24 के बराबर रख देंगे। सबसे पहले एक तो ये तरीका है कि हम 24 के बराबर रख देंगे, और दूसरा तरीका इसका क्या है, अभी उसको भी बताऊंगा मैं आपको। 24 हो गया, अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर सीधा सीधा आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा सीधा 240, या फिर हम ये कह सकते हैं 6 कम 6, 6 चौक 24 और 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से सीधा आ जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा क्या आ गया, n का मान, आंसर। यदि आप ऐसे करके बराबर करके लगाना चाहते हैं तो वो भी सही है, नहीं तो एलसीएम आपका 240 आ गया। तो आप यहीं देख लीजिए, यहाँ एक तरीका और देख लीजिए, जैसे 240 आ गया, अब हमें पता है कि 240 आ रहा है, ठीक है, तो अब हम कितना रखें, मान हम कौन सा रखें कि 24 आ जाए, मान हम कौन सा n का रखें कि 24 आ जाए, 6 है और नीचे 10 है, मान हम कौन सा रखें कि 24 हमारा प्राप्त हो जाए, अर्थात 6 चौको 24, तो 6 चौके 24 और 0 को हटाने के लिए 40, कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, क्योंकि एलसीएम 24 से बराबर आना चाहिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जे भी है, ऐसे आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं, अर्थात ये नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही मुझे लगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगी, करने में और मजा आएगी। प्रश्न है, परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं, परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 क्वेश्चन कह रहा है, 100 अंकों के 22 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं 22, और इनके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं 100, ये कितना है 100 है और क्वेश्चन 22 हैं। अब कह के आ रहा है ये, परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ या ना, जैसे पूछता है क्वेश्चन कि सही है या नहीं, ट्रू और फॉल्स, तो वो क्वेश्चन कितने हैं 4 अंकों के हैं, एक क्वेश्चन 4 अंक का है, और बहुविकल्पीय प्रश्न कितने अंक के हैं 5 अंक के, एक प्रश्न 5 अंक का बहुविकल्पीय है, और ट्रू फॉल्स वाला 4 अंक का एक प्रश्न है। अब कहता है परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, टोटल 22 है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें कितने दिए गए हैं, जिनका जो है अंकों का जोड़ 100 आना चाहिए। अब आप निकालिए कैसे निकलेगा ये, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको कैसे निकालें, एडजस्ट करें, इसको 22 को एडजस्ट करें कि कितने क्वेश्चन कहाँ लगाएंगे, कितने क्वेश्चन किस पे डालेंगे हम, जिससे कि अंकों का योग 100 आ जाए। तो मैं इसको आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, एक्स वाई वगैरह कुछ नहीं मानना है आपको सीधा सीधा लगाना है। अब 4 अंकों वाले हैं, 4 अंकों वाले अर्थात हाँ या ना वाले, हाँ या ना वाले, हाँ या ना वाले क्वेश्चन, ये 4 अंक के हैं, 4 अंक का एक क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लिए कि 22 जो क्वेश्चन है वो टोटल 4 अंक वाले हैं, तो टोटल 4 अंक वाले कितना हो जाएगा 88, टोटल कितना हो गया 88 हो गया। अब यही चीज मानेंगे बहुविकल्पीय वालों के लिए, क्या है बहुविकल्पीय वाले कितने अंक के हैं 5 अंक के हैं। अब टोटल कितने हैं 22। अब अगर हम मान लिए टोटल जितने हैं बहुविकल्पीय वाले, टोटल 5 अंक का है, तो मान लिए टोटल बहुविकल्पीय वाले 22 प्रश्न हैं, तो कितने अंक बन जाएंगे इसके 110।
अब आप ये सोच लीजिएगा, ये सोचिए कि हमारा एवरेज कितना आ रहा है, मतलब टोटल अंक कितना आ रहा है 100, टोटल अंक 100, टोटल अंक 100, यहाँ भी 100 है, 2200 प्रश्न के लिए 100 ही है, 22 प्रश्न के लिए 100 ही है। आप अभी ऐसा क्वेश्चन लगाए एवरेज में, सेम वही क्वेश्चन है, पैटर्न वही ला दिया मैंने, अब वहीं से हम लगाएंगे इसको, कितना अधिक आ रहा है ये 10। अब आप ये सोचिए यदि ये 10 अधिक आ रहा है तो ये किसका वाला 10 अधिक आ रहा है, 4 वाला आ रहा है, जिसके अंक 4 है, हाँ या ना वाले का 10 अधिक इधर आ रहा है। तो हम इसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे, यहाँ। तो ये जो 10 आ रहा है अधिक, तो ये किसका है, 4 अंक वाले का, अर्थात 10 क्वेश्चन किसके हैं, 4 वाले। तो कितना हो गया ये 40, और बचा कितना 12, तो 12 अंक, 12 क्वेश्चन किसके हो गए, 5 अंक वाले का, कितना हो गया 60। ये आपका आंसर हो गया, अर्थात कितने हो गए, 12 क्वेश्चन इसके हो गए 5 अंक वाले के, और 10 क्वेश्चन हो गए 4 अंक वाले के। तो पूछ क्या रहा, बहुविकल्पी वाला, तो बहुविकल्पी के कितने प्रश्न हो गए 12, अर्थात आपका बी आंसर सही है। इसमें केवल ऐसे ही सॉल्व करना है। और एक तरीका और है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ से उल्टा गए हैं तो यहाँ से आप ऐसे भी जा सकते हैं कि 88, 100 आ रहा है, 88 ये टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 12। अब ये जो 12 हमारा कम पड़ रहा है, मतलब ये 4 वाला तो हो ही गया है पूरा, 4 वाला पूरा हो गया है, लेकिन अब जो ये अधिक पड़ रहा है ये किसका आ रहा है, 5 अंक वाले का। जब 5 अंक वाले का आ रहा है तो 12 क्वेश्चन किसके हो गए, 5 अंक वाले हो गए, और 10 अंक वाले यहाँ से निकाल लिए, 4 अंक वाले 10 क्वेश्चन हो गए। ये आपका आंसर हो गया। आपको ऐसे ही लगाना है और अच्छा है, आप वैसे टैली कर ले रहे हैं तो और अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में, अब ये एक ही दिशा में चल रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है एक दिशा में। जब भी ट्रेनें एक दिशा में चलती हैं तो उनकी चालों का अंतर हो जाता है, मतलब बड़ी चाल से छोटी चाल घटा देते हैं जब सापेक्ष चाल होती है तब। जब आपेक्षिक चाल होती है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो देख लेते हैं क्या कहता है, क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं एक ही दिशा में, कह रहा एक ही दिशा में चल रही हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले हम, एक ही दिशा में चल रही हैं तो पहला 73 चल रही है, दूसरा कितना चल रही है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बचा कितना, ये 0 आ गया 5, 50, ये क्या हो गया किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चल रही है। अब कह रहा ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार कर जाती है। अब जैसा कि व्यक्ति यहाँ बैठा है, कोई ट्रेन है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब ये ट्रेन यहाँ से दूसरी वाली ये इस पे चल रहा है, ये जा रही है, दूसरी वाली ट्रेन यहाँ आ गई, ये आ गई, तो यहाँ जब आई ये यहाँ आई, यहाँ से जब ये धीरे धीरे करके ऐसे 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 निकलती जाएगी और लास्ट पॉइंट इसका ये रहेगा, तो जितनी दूरी ये चलेगी, जितनी दूरी ये चलेगी सेम यही दूरी इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब इस पे कह के आ रहा है लंबाई कितनी होगी, अब जितनी दूरी वो चली जाएगी उतनी लंबाई हो जाएगी। 50 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36 सेकंड दिया हुआ है तो इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 50 को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 का हम गुणा कर देते हैं। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे बटे, और घंटे को यदि हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 का भाग करेंगे, मतलब 60 गुणे 60 रखेंगे इसके स्थान पे, सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा, ये आ गया। अब इसको हम क्या रखेंगे, 50 गुणे 5 गुणे 18, ये हमारा क्या आ गया चाल, और ये हमारी क्या आ गई समय, चाल गुणे समय बराबर दूरी। अब ये क्या हो जाएगी, जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, ट्रेन एक ही लंबाई हो जाएगी, क्योंकि बी में लड़का बैठा है, लड़का कहाँ बिठाया गया है, ट्रेन बी में बैठा है, और बी के पास से निकलेगी तो क्या हो जाएगी, जितनी ट्रेन आगे निकल जाएगी वही उसकी लंबाई हो जाएगी, वही दूरी उसकी लंबाई हो जाएगी। अब क्या हुआ 36 सेकंड, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अर्थात ट्रेन ए की लंबाई लिख लेंगे यहाँ पे, ट्रेन ए की लेंथ और लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 दुनाई 36, 2 5 दूना 10 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, ये क्या आ जाएगी 500 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 500 मीटर।
ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7, चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, इस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं हम। 1400 छात्र, टोटल कितने हैं? 1400 छात्र हैं। अब 25% चश्मा लगाते हैं तो 25% को हम चश्मा लगवा देते हैं। ठीक है, चश्मा लगा लिए, ये हो गया। अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे? 14 पंचे 70 की 0 हो गया 7, और 14 दूनी 28, 28 7 35, 350, क्या आ गया? 350। 350 छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि 350 छात्रों में क्या कर रहे हैं? 2/7 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। टोटल चश्मा लगाने वाले 350 छात्र हो गए। अब इनमें कह रहा है 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? जैसे कि 2/5 यहाँ पे दिया है, 2/7 दिया है लड़के हैं, और जैसे कि 2/7 दिया है ये लड़के हैं, तो टोटल कितना है? 7 भाग है, 7 भाग में 2 लड़के हैं, तो बचे कितने? 5। तो 5 क्या है? लड़कियां हैं। कितने में? 7 में, अर्थात 5/7 क्या है? लड़कियां हैं। तो इसका हम 5/7 निकाल लेंगे। ठीक है, अब 7 पचे 35 हो गया, और 0 बराबर हो गया कितना? 5 पचे 25, 250। ये 250 क्या हो गई? गर्ल्स। ठीक है, ये हो गई लड़कियां, क्योंकि लड़के तो बाहर हो गए वहीं से। अब लड़कियों की संख्या निकाली गई है, तो सीधा सीधा ये आ गया लड़कियों की संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो 250 हमारा आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा यदि उनका मासा 6 है तो लासा ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करना है इसका। अब देखिए, इसको एक फार्मूला इसका ये होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का, इसको लिख लीजिएगा आप, ये पेपर में अक्सर दिख जाता है। दो संख्याओं का, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो आप लिख लीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, अर्थात लासा गुणे मासा। ठीक है, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है? 216 बराबर इधर क्या दे रखा है मासे में? 6 गुणे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा पूछ रहा है, तो इधर गुणे में है, तो इधर क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 3 18, 6 36, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 36। ये आपका जो है फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा फार्मूला जो है, ये जो आता है फार्मूला आपका, इससे हम 2-3 चीजें निकाल सकते हैं। वो भी कैसे? क्या क्या? जैसे दो संख्याओं को गुणनफल दिया है और एक एलसीएम दिया तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दिया है तो हम यहाँ से एक संख्या दी हुई है तो एक संख्या का मान निकाल सकते हैं। इतनी चीजें पूछी जाती है, इससे हमेशा पूछी जाती है। तो ये रहा आज का अंतिम सवाल, ये भी हो गया है। अब देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 36, आंसर हो गया। ठीक है, इसी को आंसर कह देंगे और यहाँ पे आपका डी नंबर सही है। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक्स ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो हम बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, और भी अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस लाएंगे और भी कराएंगे। और ये मेरे कहने का मतलब है, ये केवल स्पेशल यूपी पुलिस एग्जाम के लिए नहीं चला रहा हूँ मैं, ये ऑल एग्जाम्स के लिए जितनी तैयारियां होती हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, अन्य जगहों के कांस्टेबल, जितने भी प्रदेश हैं उनके कांस्टेबल, और यूपी टेट, सुपर टेट, ऐसे कई सारे एग्जामों के लिए मैच चल रही है। बस थोड़ा सा ये बेस जो है, ये यूपी पुलिस को देखते हुए, उसके एग्जाम को देखते हुए ऐसे बनाया गया है।
और बाकी जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सारा का सारा कंटेंट दूँगा। उस एग्ज़ाम के बाद आपको सारा कंटेंट दूँगा और ऐसे ही प्रैक्टिस मैं डेली बाय डेली कराता रहूँगा या 2-2 दिन में एक बार प्रैक्टिस कराता रहूँगा मैथ के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाके, और ऐसी ट्रिक्स बताता रहूँगा। ऐसी ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली